तो जेंटलमैन वेलकम बैक फॉर द थर्ड एंड द लास्ट सेशन। जी हैदर अली आपको वेलकम है। और थैंक यू आप आगे हैं ताकि हम इस तीसरी सेशन को कंप्लीट कर सकें, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो और बाकी साथी भी जो है इससे फायदा उठा सकें। सो हम फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एड कहने को एक आसान सी चीज़ है बट इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक मेडिकल इमरजेंसी जब हो जाती है तो उस सूरत में ये फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है जो विक्टिम को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं जिसमें एबीसी है, ट्रिपल बी है और एबीसीडी है, जो ऑलरेडी मैं फर्स्ट सेशन के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और फर्स्ट सेशन के अंदर हमने एक जो इफेक्टिव फर्स्ट एड किट होती है उसके अंदर जो आइटम्स होती हैं वो मैक्सिमम उसमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं और उनका क्या पर्पज होता है और जो नीड असेसमेंट है उसकी अहमियत को भी हमने बयान किया अपने फर्स्ट सेशन के अंदर। फिर हमने इस बात को भी इस पे भी फोकस किया कि बेसिकली जो तीन तरह की मेन इमरजेंसीज होती हैं जिनको हमने डील करना होता है ड्यूरिंग फर्स्ट एड। नंबर एक, आपकी जो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको इमरजेंसी रिस्पॉन्स देकर बहाल करने के लिए आपका जो एयर वे है, आपका जहाँ से सांस लेके आप अपनी जिंदगी को बहाल रखते हैं उसको मैनेज करना। और दूसरा होता है आपका जो कार्डिक अरेस्ट होता है, जो आपके दिल की धड़कन रुकना बंद हो जाती है या उसमें वेरिएशन आ जाती है तो उसको बहाल करने के लिए हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा अहम जो इसमें पॉइंट है दैट इज ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग जो है ये एक फिजिकल इंजरी है और हमारी वर्क प्लेसेस के अंदर इस तरह की बेशुमार सिचुएशन जो है हमें फेस करनी पड़ती है कि ब्लीडिंग हो गई है। उसको हम डिस्कस करेंगे कि ब्लीडिंग की सूरत में हम एज ए फर्स्ट एडर क्या वहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकते हैं और कैसे हम इसको रोक सकते हैं। और इस टिल द टाइम के हम उस पेशेंट को, उस विक्टिम को जिसके साथ कोई अचानक हादसा हो गया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले किस तरह रिलीफ थ्रू ब्लीडिंग को रोकने की जो टेक्निक है उसके थ्रू या फर्स्ट एड के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। So bleeding is a serious medical emergency. A first responder's ability to quickly control severe bleeding can mean the difference between life and death. ये फर्स्ट एड बेसिकली चाहे वो आपकी सीपीआर हो, यानी आपकी जो है वो एयरवे को बहाल करने के लिए आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, सांस को बहाल करने के लिए, या आप हार्ट बीट को दोबारा चालू करने के लिए आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं, या आप ये ब्लीडिंग को रोक के एक इंसान की लाइफ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि ये आपको एक थिन सी लाइन है बिटवीन लाइफ एंड डेथ। अगर थोड़ा लेट हो जाए या प्रॉपर तरीके से आप रिस्पॉन्स ना कर सके विक्टिम को, तो हो सकता है इससे पहले कि कोई प्रॉपर जो एम्बुलेंस है या मेडिकल की एड है उस तक पहुंचे, उसकी खुदा रास्ता लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ब्लीडिंग को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं जी। ब्लीडिंग कितनी किस्म की होती है? ब्लीडिंग बेसिकली दो किस्म की होती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग और इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, एक्सटर्नल वो होती है जो विजिबली वाउंड्स विद साइंस लाइक पेन, लूजिंग, डिस्कोलोरेशंस एंड रिड्यूस्ड एरिया फंक्शन। मतलब आपका बॉडी के ऊपर खून निकलता हुआ आपको नजर आ जाता है। इंटरनल ब्लीडिंग क्या होती है कि इसमें जो है आपकी अंदर जो खून की नालियां होती हैं जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, क्योंकि खून निकलता तभी है जब वो ब्लड वेसल्स फटती हैं। ठीक है, और जब आपके बॉडी के ऊपर जो मतलब लेयर होती है आपके मांस की जिसको कहते हैं फ्लैश, वो भी फटता है किसी इंजरी की वजह से, तो वो ब्लड वेसल जब फटती हैं, पाइप्स होते हैं, छोटे छोटे नालियां होती हैं, तो वो खून बाहर निकल आता है। लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग में क्या होता है कि वो वेसल्स अंदर से फट जाती है लेकिन ऊपर से आपकी जो झिल्ल होती है वो नहीं फटती। ठीक है ना, उसको कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। और ये जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है ना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग से भी ज्यादा खतरनाक होती है, और इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब आपने जब एक्सटर्नल ब्लीडिंग को मैनेज करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं रेड, RED, रेड। ये फॉर्मूला हमेशा जहन में रखें। इस फार्मूले से आप जो है एक्सटर्नल ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। नंबर एक, रेड प्रिंसिपल क्या है जी? आर से रेस्ट, इंश्योर द पर्सन इज रेस्टिंग टू डिक्रीज देयर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, मिनिमाइज ब्लड लॉस। ठीक है, मतलब है कि जब कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो आप फौरन उस विक्टिम को रेस्ट प्लेस में रखें, एलिवेट करें, रेज द इंजर्ड लिम्ब अबव द हार्ट टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ ब्लड टू द वाउंड।
मतलब है कि आप मतलब है कि अगर इसका कोई बॉडी पार्ट, मसलन बाजू जख्मी हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, अगर उसको आप उसके हार्ट से ऊपर ले जाएंगे ना, उसको रेस कर लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि चूंकि हार्ट में ब्लड करना होता है पंप को, तो हार्ट की जो थोड़ी स्पीड है स्लो हो जाएगी उस पार्ट तक ब्लड पहुंचाने में, जिससे उसकी ब्लीडिंग थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। ये दूसरी टेक्निक है। तीसरी डायरेक्ट प्रेशर, अप्लाइड डायरेक्ट प्रेशर, मतलब अमूमन जो तौर पे तो ये ज्यादातर हम लोग ट्रेडिशनली यही करते हैं, डायरेक्ट प्रेशर वाला फार्मूला यूज करते हैं कि कहीं पे ब्लीडिंग हो गई है, फौरन उसके ऊपर हाथ से दबा दिया, या कोई उसके ऊपर बैंडेज रख दी, या कोई किसी तरीके से उसको प्रेस कर दिया। सो अप्लाई प्रेशर डायरेक्टली ओवर द वाउंड टू हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग। यूज स्टरलाइज और क्लीन ड्रेसिंग। अप्लाई firm pressure with your hand and secure with a bandage. Don't remove the dressing even if it becomes soaked with blood, but add another on top. मतलब अगर आपने कोई बैंडेज कर दी है फिर भी ब्लड रुक नहीं रहा और वो भर गई है पूरी पट्टी आपकी ब्लीडिंग से, तब भी आप उसको ना हटाएं। अमूमी तौर पे ये लोग गलतियां करते हैं, उसको हटा के नई पट्टी लगाते हैं। वो कहता है कि नहीं, आप उसको रहने दें और उसके ऊपर ही दूसरी जो है वो बैंडेज उसको अप्लाई कर दें, ठीक है ना। और इसके अलावा बियॉन्ड दी रेड प्रिंसिपल एडिशनल फर्स्ट एड टेक्निक्स के हैं, जिनके स्लिंग्स। If the wound is on an arm, use an arm sling or elevation sling to support the injured limb and keep it elevated. ठीक है, मतलब उसको इस तरह की स्लिंग पहना दें कि उसका हाथ ऊपर रहे, ठीक है ना। ऊपर रखने से क्या मुराद है? ऊपर रखने से मुराद ये है कि जो हार्ट चूंकि पंप कर रहा होता है ब्लड को बॉडी पार्ट्स के अंदर, तमाम बॉडी पार्ट्स के अंदर, तो जब हार्ट से ऊपर उसको कहीं बांध देंगे आप किसी स्लिंग के साथ, तो इसका मकसद ये होगा कि वो पंप जो कर रहा है हार्ट उस माउंट तक जहाँ से ब्लड ब्लीड हो रहा है, वहां तक थोड़ा उसका प्रेशर कम हो जाएगा, यानी ब्लीडिंग रुकने का चांस बन जाएगा। और दूसरी टेक्निक क्या होती है, ये टर्निंग क्वेस्ट। टर्निंग क्वेस्ट एक मतलब है कि एक इक्विपमेंट सा होता है। अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि जब ये मतलब है कि ब्लड सैंपल निकाला जाता है सिरिंज के जरिए, तो ये अप्लाई कर दिया जाता है आपकी बॉडी के ऊपर, उसको बांध देते हैं। और ताकि मतलब है कि जो दूसरे एरिया में से ब्लड उधर उन वेसल्स की तरफ आ रहा है वो ना आए, इसको टर्निंग क्वेस्ट कहते हैं। और ये एक बेहतर टेक्निक है, यूज होती है, इक्विपमेंट होता है आपकी फर्स्ट एड किट के अंदर मौजूद होता है। इसको अप्लाई करके आप ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के बाद आप उसके ऊपर बैंडेज अप्लाई करें। हाउ टू कंट्रोल सीवियर ब्लीडिंग। बैंडेजिंग इज ए क्रिटिकल स्टेप इन मैनेजिंग सीवियर ब्लीडिंग। आइडियली यूज स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग्स, बट इफ दे आर अनअवेलेबल, improvise with clean materials like towels or clothing. The goal is to apply constant pressure. The Yes, sir, I can relate it somewhat as I have 3 months of clinical experience as well. जबरदस्त, गुड। चलिए, अल्लाह ताला ने आपको खैरियत से रखा, गुड, अच्छी बात है। बाकी ये है कि इसका नॉलेज अब देखिए आपको कितना इंशाल्लाह आगे भी काम आएगा। The goal is to apply constant pressure over the wound to control bleeding. Tie the bandage tightly enough to control bleeding, but not so tightly that blood flow is restricted to the limb. This could lead to tissue deaths and amputation. Check the tightness of the bandage frequently and loosen it if necessary. ये भी अक्सर आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर जो जो अनट्रेन्ड आपका नर्सिंग स्टाफ होता है ना, ये इस तरह की बहुत सारी गलतियां करते हैं। और उस क्योंकि थोड़े ट्रेन नहीं होते प्रॉपर, हॉस्पिटल वालों ने उनको रख लिया होता है ट्रेनिंग, तो वहां पे वो कभी बैंडेज जो है सख्ती से बांध देते हैं, कभी जो है वो नीडल सही तरह प्रेस नहीं करते, कभी वो ड्रिप सही नहीं लगाते, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ। उससे पेशेंट को काफी तकलीफ होती है। वो फिर बताता है कि मुझे यहाँ पे सूजन हो गई है, मुझे यहाँ पे इन्होंने सही तरीके से बैंडेज अप्लाई नहीं की। तो इन टेक्निक्स को फर्स्ट एडर के तौर पे भी आपको जानना भी बहुत जरूरी है, फिर उनके मुताबिक एक्ट करना भी जरूरी है। इस नॉलेज का मकसद ये है कि आपको ये पता हो कि जब आप फर्स्ट एड की टीम को मैनेज कर रहे हो एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर ऑफ योर साइट, तो आप वहां पे अपने लोगों को बेहतर कंट्रोल कर सकें, बेहतर ट्रेन कर सकें, उनको नॉलेज दे सकें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकें इन चीजों की, उनको बता सकें कि यार इस तरह आपने ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है और ये चीजें नहीं करनी है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे क्या है?
Checking circulation, ensuring proper bandage. To ensure proper bandaging and avoid restriction blood flow, check the circulation in the injured limb. Compare the temperature and color of both hands. Check for swelling. अच्छा, ये भी देखें, ये भी ब्लड की सर्कुलेशन को मतलब है कि चेक करने का एक मेथड है कि आप दोनों, दो हाथ हैं, अगर फर्ज करें एक हाथ में या एक पार्ट के ऊपर ब्लीडिंग है, तो दूसरे पार्ट से उसको कंपेयर करें कि वो ऐसा तो नहीं है कि वो अभी तक बहुत रेड हो। इसका मतलब है कि अभी तक हो सकता है वो जख्म के नीचे आपने बैंडेज लगा भी दिया, फिर भी कहीं नीचे से ब्लीडिंग हो रही है। तो ब्लीडिंग को रोकना बहुत जरूरी होता है, ताकि क्योंकि ब्लड आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। तो इसलिए अगर मतलब उसका नीला हो गया कलर आपका, आपने बहुत ज्यादा टाइट करके बैंडेज लगा दिया, अगर कलर में कोई प्रॉब्लम आ गया आपके हाथ में, जख्म में, तो फौरी तौर पे अटेंशन करें और उसको फिर बेहतर करें। ठीक है। एम्पुटेशन, हैंडलिंग लॉस्ट बॉडी पार्ट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पता है एक्सीडेंट्स के दौरान अक्सर ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि आपका कोई ना कोई बॉडी पार्ट जो है वो आपसे सेपरेट हो जाता है। उंगली कट गई, बाजू टूट गया, टांग कट गई, या कोई और नाराज कोई और इस तरह बॉडी का पार्ट आपसे कट गया। एक्सीडेंट्स में इस तरह की चीजें, उस सूरत में फर्स्ट एड में भी ये ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है कि आप जो है ना उस पार्ट को संभालें, वो जो बॉडी पार्ट है उसको केयर से आप ट्रीट करें और वो हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। बहुत दफा मुमकिन होता है कि वो बॉडी पार्ट आपका ज्वाइंट हो सकता है आपकी बॉडी के साथ। ट्रीट एन एम्पुटेटेड body part like an other cut, then place the amputated part in a clean plastic bag, seal it, place it in another bag filled with ice and transport it to the hospital with the injured person. Sometimes reattachment is possible, ठीक है ना। अक्सर औकात वो रीअटैचमेंट हो जाती है, वही बॉडी पार्ट आपका जो है वो डॉक्टर जो है उसको अटैच कर देते हैं और आफ्टर वो उसके ऊपर वो लगा के स्टिचेस वगैरह लगा के उसको कंट्रोल कर लेते हैं। इवन आपकी बोन्स जो है वो ज्वाइंट हो जाती हैं। तो इसलिए बॉडी पार्ट की अहमियत जो है ना वो बहुत जरूरी है, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। नोज ब्लीडिंग भी होती है अमूमी तौर पे अक्सर, ये जो खासकर जो गर्म इलाके होते हैं वहां पे तो ये बहुत बड़ा मसला होता है, और वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनमें ये नोज ब्लीडिंग का इशू आ जाता है। उस सूरत में भी आपने फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी होती है। हैव द पर्सन रेस्ट, अगर जिसको नोज ब्लीडिंग हो रही है, पिंच देयर नोज बिलो दी बोन, ठीक है ना, उसके नाक को पीछे से दबाएं ताकि वो जो ब्लीडिंग है उसकी कंट्रोल हो सके। एंड लीन स्लाइटली फॉरवर्ड और अवॉइड टिल्टिंग द हेड बैक एज दिस काज ब्लड टू दी swallowed, मतलब आप उसके सर को पीछे की तरफ ना धकेलें, ये ना हो कि नाक वाला जो खून है उसके मतलब गले के अंदर चला जाए, which is undesirable, जो कि ठीक नहीं होता। If the bleeding is severe, does not stop in 10 to 15 minutes, or if there is a head or face injury, seek immediate medical attention. अगर nose bleeding continuously हो रही है 5-10 मिनट्स तक अगर वो जारी है, तो फिर फौरी तौर पे मेडिकल सपोर्ट मांगिए। ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग अगेन अनदर वेरी डेंजरस आपका वो जो एक्सीडेंट का आउटकम होता है, ये मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। और खासकर जो ट्रोमेटिक सिचुएशन होती है, बड़े बड़े हादसा होते हैं, जल्जला आ गया, खुदा रास्ता, या बहुत बड़ा मतलब है कि इंसिडेंट हो गया, ये ट्रक्स वगैरह टकराते रहते हैं आपस में। इंटरनल ब्लीडिंग अकर्स व्हेन blood vessels are broken, but the skin is not. It's often caused by physical trauma like being hit or falling. Signs include bruising, pain, tenderness, and blood in the spit, vomit or urine. मतलब आप अगर आपका ब्लड आपके थूकने में आ रहा है, वॉमिट कर रहे हैं, उसमें ब्लड आ रहा है, यूराइन में आ रहा है, लेकिन आपकी बॉडी पे उस एक्सटर्नली वो नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई है आपको। Prompt medical attention is essential for internal bleeding and it can be life threatening। ठीक है, फौरी तौर पे उसकी जो है ना वो अटेंशन, फर्स्ट एडर का उसमें रोल ये है कि फौरी तौर पे वो मेडिकल स्पेशलिस्ट को तक अप्रोच करें ताकि ये इंटरनल ब्लीडिंग का कंट्रोल हो सके इफेक्टिव। टाइप्स ऑफ विजिबल इंटरनल ब्लीडिंग जो नजर आ सकती है या जिनका कुछ पता चल सकता है, कुछ का तो पता ही नहीं चलता। मतलब जैसे वो एक तो ब्रूजेस हो जाएंगे। द मोस्ट कॉमन विजिबल इंटरनल ब्लीडिंग इज ए ब्रूज वेयर ब्लड लीक्स इनटू द स्किन फ्रॉम द डैमेज्ड ब्लड वेसल्स।
ये बॉडी के ऊपर ना रेडिश सी आपकी स्किन हो जाती है, जैसे ऊपर पिक्चर में नजर आ जाती है, जिसको कहते हैं ब्रूजेस। ब्लीडिंग फ्रॉम orifices, internal injuries can cause visible bleeding from body openings like blood in the stool from a bowel injury, blood from the rays or nose from a head injury, bloodied bloodied sputum from a lung injury, or blood in the urine from a urine tract injury। अगर आपकी इंटरनल बॉडी के पार्ट्स में इंजरी हुई है तो उनसे भी ब्लड आपका निकल सकता है, ये ब्लीडिंग हो सकती है, और वो फिर मुख्तलिफ शक्लों में नजर आता है। अगर मसलन यूरिनरी जो आपकी ट्रैक्ट होती है उसमें कोई इंजरी हो गई है, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट्स में हो सकता है ना जी। एक्सीडेंट में आपको पता है जिस तरह झटके लगते हैं, या जिस तरह बंदा टकराता है, या जिस तरह कुछ चीज आपके साथ आके प्रेस होती है, तो वो कहीं पे भी इंजरी हो सकती है। आपकी लंग इंजरी हो सकती है, स्पटम इंजरी हो सकती है, आपकी यूराइन इंजरी हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट की। तो वो फिर सिम्टम्स आती हैं आपकी इंजरी की, अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो तो। इंटरनल ब्लीडिंग नॉट ऑलवेज विजिबल। रिमेंबर दैट इंटरनल ब्लीडिंग कैन अकर इवन इफ नो ब्लड इज विजिबल। अब देखिए, फर्स्ट एडर के तौर पे आपको इन चीजों का आइडिया होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग है वो तो नजर आ जाती है, उसका तो कुछ ना कुछ आप कर लेंगे, आपके पास फर्स्ट एड किट है, आप उसके लेकिन उसमें भी अगर ज्यादा सीवियर है एक्सटर्नल ब्लीडिंग, तो उसको भी कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग की विजिबल जो साइंस है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, उनका पता होना चाहिए कि आपके किसी वाइटल पार्ट इंटरनल जो बॉडी का है उसके अंदर अगर इंजरी हुई है तो उससे ब्लीडिंग हुई है, और वो किसी न किसी शक्ल में आपके सामने आएगी, वोमिट की शक्ल में, थूक की शक्ल में, या मतलब यूराइन में ब्लड आ रहा है, तो उस सूरत में फौरी तौर पे आपको जो मेडिकल अटेंशन देने की जरूरत है, हॉस्पिटलाइज करवाने की जरूरत है उस बंदे को जिसमें ये सिम्टम आ रही है। रिमेंबर दैट इंटरनल ब्लीडिंग कैन अकर इवन इफ नो ब्लड इज विजिबल, एंड इंटरनल इंजरी में contain bleeding within the body, like within the skull or abdominal cavity. Listen to the person's description of the injury to gather information. They may also show signs of shock or consciousness. ठीक है, making prompt medical evaluation crucial in this case of इंटरनल ब्लीडिंग। अच्छा, अगर कोई किसी को आपको अंदाजा हो गया है, किसी तरीके से आप उसको जज कर पाए हैं कि उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, तो उस सूरत में आप एज ए फर्स्ट एडर वहां पे क्या एक्शन कर सकते हैं? इट्स ए माइनर यूज, रेस्ट द इंजरी एरिया। ठीक है, अप्लाई एन आइस पैक फॉर इफ, अगर माइनर मतलब कोई मतलब है कि होता है ना आपका बॉडी का कोई पार्ट जो है वो रेडिश हो जाता है, ठीक है ना, उसको ब्रूज कहते हैं। अगर कोई रेडिश पार्ट है तो उसको इंजर्ड एरिया को रेस्ट में रखें, और आइस पैक जो कि आपकी फर्स्ट एड किट का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, एलिमेंट है, उसको वहां पे अप्लाई कर दो फॉर फ्यू मिनट्स एंड मॉनिटर फॉर हीलिंग। ये उस सूरत में कि अगर माइनर ब्रूजेस है, ठीक है। फॉर सिवियर इंटरनल ब्लीडिंग कॉल इमरजेंसी सर्विस, इंश्योर द पर्सन इज रेस्टिंग, treat for shock and apply an ice pack. Do not apply direct pressure over the wound. आप देखें, जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है उसमें जो डायरेक्ट प्रेशर है, ये जरूरी होता है कि आप उसको जख्म को जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसको डायरेक्ट प्रेशर दें ताकि वो जख्म रुक सके। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, इंटरनल ब्लीडिंग की शक्ल में कभी भी आप एक्सटर्नल प्रेशर से उसको कंट्रोल न करें। और ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत जरूरी होते हैं आपकी मतलब है कि स्पेशलाइज्ड स्किल के लिए। अगर आप इन चीजों को ध्यान नहीं देते, आप सिर्फ फर्स्ट एड को एक मतलब ये समझते हैं कि यार ये एक डब्बा है, बस लोग एक पट्टी करनी है हमने, बस इस हद तक है फर्स्ट एड, या मैक्सिमम सीपीआर दे दी। नहीं, ये मतलब है कि बहुत जरूरी एक चीज है। और इसमें काफी, ये तो मतलब ये तो एक फाउंडेशन लेवल की ट्रेनिंग है, इसमें बड़ी डिटेल ट्रेनिंग्स मौजूद है फर्स्ट एड के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रॉपर अटेंशन देने की जरूरत है। इंटरनल ब्लीडिंग अ मेडिकल इमरजेंसी, फर्स्ट एड कैन नॉट मैनेज और ट्रीट इंटरनल ब्लीडिंग। प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन इज वाइटल, कॉल इमरजेंसी सर्विस इमीडिएटली, इंश्योर द पर्सन इज कॉन्शियस। इंश्योर करें कि वो मतलब है कि वो जो है वो बेहोश नहीं हो गया, ठीक है ना। ले देम डाउन एंड कवर देम विद ए ब्लैंकेट, एलिवेट देयर लेग्स, ऑफर रीअश्योरेंस, उसको हौसला बढ़ाएं। डू नॉट गिव देम एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक। इंटरनल ब्लीडिंग के दौरान में ये वाली प्रिकॉशंस करना जरूरी है।
इफ दे बिकम अनकॉन्शियस प्लेस देम ऑन अदर साइड, उसको करवट के बल लटाएं अगर वो अनकॉन्शियस हो गया। मॉनिटर देयर ब्रीदिंग, उसके सांस को मॉनिटर करें, अगर सांस में कोई मसला आ रहा है तो फौरी तौर पे सीपीआर प्रोवाइड करेंगे, बिगिन सीपीआर इफ नेसेसरी, ठीक है। तो चाहे वो ऑटोमेटेड एईडी के जरिए दें, चाहे वो मैनुअल तरीके से दें, पर आपको देना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस ए क्रूशियल स्टेप, and would get it ready, please mark me. No problem. Acha, preventing infections, a crucial step. Infection can occur with any wound, internal or external. Watch for signs of infection, such as a wound that is not healing or is getting bigger. Discolorations, huge discharge, increased pain if you spot an infection. If you suspect आपको शक हो गया है कि कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे हमने जो ओशा में ब्लड बॉर्न पैथोजन की ट्रेनिंग की थी, उससे रिलेटेड पॉइंट है कि जब आप फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे तो इन्फेक्शन के इशू को जहन में जरूर रखें कि जो विक्टिम होता है उनके ब्लड में इन्फेक्शन पॉसिबल हो सकता है। उस सूरत में आप जब भी मेडिकल एड प्रोवाइड करें, फर्स्ट एड प्रोवाइड करें, या आपका वर्कर प्रोवाइड करें, तो वो उसने ग्लव पहनी हो, प्रॉपर ट्रेन तरीके से वो प्रोवाइड करें, मतलब ना कि वो डायरेक्ट ब्लड को जो है वो टच कर ले और खुदा ना खास्ता अगर विक्टिम जो है उसका ब्लड भी कंटेमिनेटेड है विद एनी ब्लड बॉर्न पैथोजन हेपेटाइटिस ए बी सी से, तो वो उस शख्स को भी हो सकता है जो उसको टच करेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया। आगे की टेक अवेज फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप जी, बिल्कुल आप ये हम एंड पे आ गए हैं। ये फर्स्ट एड फॉर ब्लीडिंग इज ए क्रिटिकल स्किल फॉर एनीवन हु माइट फाइंड देमसेल्फ इन a medical emergency. Understand the signs of severe bleeding, the red principle, proper bandaging techniques, and the importance of seeking medical attention for internal bleeding can make the difference in saving lives. Stay informed and prepare to help in a medical crisis. तो इन मालूमात का होना आपके लिए इंतहाई जरूरी है, ताकि आप जब भी इस तरह की सिचुएशन को फेस करें तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से, एक लर्न और स्किल्ड तरीके से उस इशू को मैनेज कर सके, तभी आप वहाँ पे फर्क डाल सकेंगे। अगर आप नॉन प्रोफेशनल तरीके से फर्स्ट एड को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे यहाँ अक्सर होता है, आपको पता है हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में, ये एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का मामला आता है कि अगर रोड एक्सीडेंट हो गया खुदा नास्ता, तो वहाँ पे लोग जो उनको हैंडल कर रहे होते हैं, जो कि मतलब बाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो मतलब एक नॉन प्रोफेशनल तरीके से उनको मतलब ट्रीट कर रहे होते हैं विक्टिम्स को, जिसकी वजह से बस का अगर किसी ने बचना भी होता है तो वो बच नहीं पाता, ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी होता है कि आपके जो मतलब है कि जो ऐसे इदारे हैं जो जिनमें ट्रेन लोग हैं इस फील्ड से रिलेटेड, उनको फौरी तौर पे कॉल किया जाए, और वहाँ पे शोर शराबा झमकट्टा बनाने की बजाय जो मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली टीम होती है, जिनमें ऑब्वियसली ये फर्स्ट एडर भी मौजूद होते हैं, मोटर बाइक्स के ऊपर रेस्क्यू 112 वाले भी अवेलेबल होते हैं, और भी जो लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर इस तरह की रिस्पॉन्स एजेंसीज होती हैं, उन पर उनको कॉल करना और फौरी तौर पे उनको उस साइट तक लेके आना जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बजाय इसके कि आप खुद वहाँ पे फनकारी शुरू कर दें। हाँ, अगर आप चाहे एक कॉमन सिटीजन भी हैं, लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है, तो आप वहाँ पे शर्माए ना के, मतलब फिर पीछे ना हटें, फिर आप अगर आप सीपीआर दे सकते हैं तो दें। अगर आप मतलब है कि इंटरनल ब्लीडिंग एक्सटर्नल ब्लीडिंग के बारे में जानते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई वहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हैं, तो आप जरूर करें। सो जेंटलमैन, दिस इज अप फ्रॉम माय साइड। जी हैदर अली, आप मुझे नजर आ रहे हैं, कनेक्टेड हैं, तो आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं तो काइंडली गो अहेड, अदरवाइज फिर हम इसको स्टॉप करते हैं। और आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 5 पैकेज की ट्रेनिंग का ये सिलसिला कंप्लीट हो गया, और आप लोगों ने बड़े पैशन के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया, खासकर हैदर अली आपने और बाकी साथियों ने भी। ऑब्वियसली आज की ट्रेनिंग में शायद वो ज़्यादा बिजी हो गया, आज 5 फरवरी भी था, लेकिन मैंने इसको कहा कि इसको कंप्लीट करने ज़्यादा बेहतर है, मुझे इसलिए कि हम एक ट्रेनिंग को हम बीच में लटका दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो सफ़र था जो हमने शुरू किया उसको हमने
मुकम्मल कर लिया। अब मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप लोग जो मैंने आपको एडवाइस किया है, यहाँ पे ट्रेनिंग दी है, जो मेहनत की है आपके ऊपर, इसको फॉलो भी करेंगे और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इसका बेनिफिट भी इंशाल्लाह उठाएंगे। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको स्किल प्रोवाइड करना है ताकि आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसको यूज कर सकें। हमारा मकसद सिर्फ आपको सर्टिफिकेट देना नहीं है। सर्टिफिकेट इज नॉट वर्थ इफ यू आर नॉट एबल टू प्रूफ दैट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप उसके अंदर लिखी हुई जो भी तहरीर है सर्टिफिकेट, उसको अगर प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर सकते, तो फिर वो एक जस्ट पीस ऑफ पेपर विच इज यूजलेस। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्किल आती है तो आप प्राउडली उस सर्टिफिकेट को एक बैच की तरह, एक तमगे की तरह अपनी बॉडी के ऊपर सजा सकते हैं। ठीक है, उस पर आप प्राउड कर सकते हैं कि मुझे ये चीज आती है जो इस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी हुई है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो मेरा ख्याल है हैदर अली डिस्कनेक्ट हो गया। सो चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट, शब बखैर।